हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का एग्ज़ाम आया हुआ है और उसका 2019 में जो पेपर हुआ था उससे हम इंग्लिश को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 10 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, लेकिन जो वैकेंसी आई थी इसकी 2019 में आई थी। ठीक है, तो 2019 का एग्ज़ाम है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अब फिर से वैकेंसी आई है, हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है इसका। तो चलिए देख लेते हैं और इससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 131 पे, देखिए इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट हुई थी। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द बेस्ट एंटोनिम्स फॉर कंडेम्ड। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया कि इसका एंटोनिम क्या होगा। तो कंडेम का एंटोनिम क्या होगा, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक बार पहले हम पेपर देख लेते हैं पूरा का पूरा, फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए डिनाउंस है। ठीक, पहला ऑप्शन है डिनाउंस, पार्डन, डिनाउंस, पार्डन, कन्विक्ट, क्रिटिसाइज। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से सही कौन सा होने वाला है। कंडेम का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। ठीक, निंदा करना होता है। पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना। और डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना। और क्रिटिसाइज का मतलब होला आलोचना करना। ठीक है, किसी की आलोचना करना, बुराई करना। तो हमारा जो वर्ड है वो है कंडेम्ड। ठीक, कंडेम्ड का जो मीनिंग है वो है निंदा करना। तो इनमें से हम देख लेंगे इसका एटोनिम्स कौन सा है। ठीक है, तो सारे के सारे आप देख रहे हैं, आरोप लगाना, दोषी, आलोचना। एक है पार्डन। पार्डन मतलब क्षमा मांगना। ठीक है, क्षमा करना। तो पार्डन क्षमा करना है, और यहाँ पर ये कंडेम्ड मतलब निंदा करना है। तो ये दोनों के दोनों एटोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स नहीं पूछा गया, एटोनिम्स पूछा गया। तो इसका हो जाएगा पार्डन। ठीक है, तो पार्डन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। हमको यहाँ पे ये देखना है कि इसमें से कौन सा पार्ट जो है ना वो पूरी तरीके से क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा दिया हुआ है और हमको करेक्ट वाला पार्ट हमको अगर किसी में कोई मिस्टेक नहीं है तब। लेकिन इस वाले सेंटेंस में तो एक दो तीन चार पार्ट देखें, नन ऑफ दी वाला है ही नहीं। ठीक है, जो होता नहीं है नन ऑफ दी अबव वाला, तो वो केस नहीं है। इसमें सिर्फ हमको सही पार्ट नहीं, गलत पार्ट चेक करना है। देखिए एरर दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो हमें इसमें क्या करना है, जो गलत वाला पार्ट है ना उसको फाइंड करना है। तो किसमें मिस्टेक है, देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं। अ फायर हैज ब्रोक आउट एट अ डिसयूज्ड होटल ऑन द सी फ्रंट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, देखिए अ फायर, ये देख रहे हैं, अ फायर हैज ब्रोक आउट। आपको पता है ना, जब भी कभी हैज आता है, ठीक है, हैज या हैव आता है, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, V3 लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रोक लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो हैज के साथ यहाँ पे इन्होंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई हुई है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि ब्रोकन होती है। तो बस यहीं पर हमारी मिस्टेक मिल गई, तो सेकंड वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मिस्टेक है, क्वेश्चन में हमको मिस्टेक तो फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये वाला क्लास हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक, अगला देखते हैं। व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्सटैसी। तो देखिए ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, सिनोनिम क्या है। तो इसके चार ऑप्शन है, डिलाइट, एगोनी, डिस्पेयर, टॉर्मेंट। तो देखिए एक्सटैसी का मतलब होता है परमानंद, बहुत अच्छा लगना, खुश होना। ठीक है, खुश मिजाज। तो ये खुशी से रिलेटेड है। ठीक है, तो खुशी से रिलेटेड है, तो इसमें हमको सिनोनिम्स ढूंढना है कि और कौन सा खुशी से रिलेटेड है। तो डिलाइट आपने देखा होगा, बहुत डिलाइटफुल आज के नाइट है, बहुत डिलाइटफुल इवनिंग है, बहुत मतलब डिलाइट वर्ड आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है, हर एक अच्छी चीज़ के लिए डिलाइट वर्ड। तो डिलाइट का मतलब भी होता है आनंद से ही, खुशी से ही जुड़ा हुआ होता है। बाकी जो एगोनी आप देख रहे हैं, एगोनी का मतलब होता है यातना करना। ठीक है, टॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब भी यातना, निराशा से है। डिस्पेयर का मतलब भी निराशा से। ये तीनों के तीनों जो वर्ड है ये एक जैसे हैं। ठीक, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिलाइट। अगला देखते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंट्रेपिड। इंट्रेपिड देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एसएससी का आपने देखा होगा अगर कभी प्रीवियस ईयर, तो उसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया। मतलब कुछ वर्ड देखिए ऐसे होते हैं सरकारी एग्जाम्स में, तो क्या करते हैं कि उन वर्ड्स को वो सिलेक्ट कर लेते हैं और बार बार उन्हें एग्जाम्स में रिपीट कराते रहते हैं, कराते रहते हैं। ठीक है, तो इसकी आपको एक लिस्ट चाहिए होगी। ठीक है, तो अभी बताते हैं उस बारे में, पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं फिर बात करेंगे। ठीक है, देखिए सिनोनिम्स क्या है इंट्रेपिड का, तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा, पहले हमको इंटरप्रेट का मतलब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, इंटरप्रेट का मतलब होता है निडर। ठीक है, निडर जो होता है बिल्कुल बहादुर होता है। ठीक है, ब्रेव होता है,
वो होता है इंट्रेपिड। तो यहाँ पे देखिए टिमिड का मतलब तो कायर होता है, ठीक, कावर्ड मतलब भी कायर होता है, और माउजी मतलब भी डरपोक होता है, ठीक है। तो तीनों का मतलब कायर नजर आ रहा था, डरने से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। वैलियंट मतलब होता है बहादुर, ठीक है, तो वैलियंट हो जाएगा सही आंसर। चूज द ऑप्शन दैट इज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्पेंड थ्रिफ्ट, तो स्पेंड थ्रिफ्ट का इसमें एंटोनिम्स बताना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो पहले स्पेंड थ्रिफ्ट देखते हैं। तो स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला, ठीक है, जो चीज़ों को खर्च करता है। तो इसका मतलब हमको बचाने वाला चाहिए, ठीक है, जो पैसों को कम खर्चा करे। तो एक्स्ट्रा बजट आप देख रहे हैं, ये भी बहुत फिजूल खर्ची करता है, ये भी नहीं हो सकता है। स्पेंडर देख रहे हैं, वो भी व्यय करने वाला होता है, खर्चा करता रहता है, ठीक है। और जो वेस्ट्रेल, नाम से ही पता चल रहा है, वेस्ट्रेल, तो ये भी आपका कैसा है, खर्च करने वाला है। तो आपका एक बच रहा है कौन सा, स्टिंगी। जो स्टिंगी है ना, ये खर्चा नहीं करता है, ठीक है, ये कंजूस होता है, कंजूस को बोलते हैं स्टिंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, स्टिंगी सही आंसर हो जाएगा, कि स्पेंड थ्रिफ्ट का क्या हो जाएगा, स्टिंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज्ड बोथ नाउन एंड वर्ब। यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो नाउन और वर्ब दोनों के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रिज्यूम है, परमिट है, प्रेस्टीज है, प्रेशर है। तो इतने सारे आप देख रहे हैं, तो इनसे मतलब इनको सही आंसर ढूंढने से पहले इनका मीनिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मीनिंग आता है तो आपको कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मीनिंग नहीं आता है, प्रॉब्लम तभी होगी, ठीक है। क्योंकि आप उसका हिंदी में मतलब सोचिए और फिर देखिए कि वो कैसा काम कर रहा है। क्या ये वाला हमारा जो है नाउन और वर्ब दोनों के लिए काम कर रहा है। जैसे देखिए प्रिज्यूम, तो प्रिज्यूम का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। परमिट, परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है, क्या करना, अनुमति देना। और प्रेस्टीज का मतलब तो सम्मान से होता है, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज। प्रेशर का मतलब होता है दबाव डालने वाला, ठीक है। देखिए प्रेशर तो एक क्या हो गया, दबाव डालने वाला नाउन हो गया, कि भाई ये दबाव डाल रहा है, प्रेशर कर रहा है, प्रेस कर रहा है किसी चीज को। प्रेस्टीज मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा, सम्मान की बात कर रहा है, ये भी आपका नाउन हो गया। जो आपका ये प्रिज्यूम है, ये आपकी एक वर्ब हो गई। लेकिन जो परमिट है आपका, ठीक है, परमिट जो है वो नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है, ठीक है, नाउन और वर्ब का दोनों का काम करता है। कौन सा काम, परमिट। तो परमिट जो वर्ड है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक देखिए, यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमको एक सही आंसर को फिल करना है। द नेशंस डैश हैज मेड 2 and even 3 car families द नॉर्म। तो इसमें हमको फिल करना है कि सही क्या होगा, ठीक है। इसके लिए भी हमको सेंटेंस पढ़ने के बाद हमको मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए पहला पावर्टी है, फिर डर्थ है, एफ्लुएंस है, फिर क्राइसिस है। देखिए क्राइसिस जो है ये फैमिली की बात कर रहा है, आप देखें 3 कार फैमिलीज नॉर्म। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, डी तो होने वाला नहीं है, क्राइसिस वगैरह जो होता है, क्राइसिस संकट वाला, तो यहाँ पर ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। डर्थ जो होता है, डर्थ का मतलब अकाल या फिर किसी चीज़ की कमी। तो देखिए किसी चीज़ की कमी ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला द नेशंस, नेशंस डैश मतलब नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेशन की क्या है, जो एक वर्ड आप देख रहे हैं एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है। तो द नेशंस एफ्लुएंस हैज मेड 2 or even 3 कार फैमिलीज द नॉर्म। दिस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ्लुएंस हो जाएगा क्लास। वॉट इज द मीन बाय द ईडियम फार क्राई फ्रॉम, ठीक है, फार क्राई फ्रॉम। तो इसका इसमें तो आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए और टिक करिए आप फटाफट आंसर। फार क्राई फ्रॉम का मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है एकदम अलग। अगर आपको पता चल गया ना कि फार क्राई फ्रॉम का मतलब क्या होता है, एकदम अलग। एकदम अलग इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए वेरी डिस्टेंट दिख रहा है, नहीं है। वेरी डिफरेंट, यस मिल गया। वेरी डिफरेंट मतलब बिल्कुल अलग, ठीक है, यही सही आंसर हो गया आपका। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए दे स्टैंड डैश क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए ऑप्शन में एक्यूज और एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज ओनली, एक्यूज विद इन। तो देखिए ये एक प्रिपोजिशन का क्वेश्चन है और प्रिपोजिशन में कुछ चीज़ें फिक्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्यूज आया ना, तो एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ठीक है। प्रिपोजिशन में एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ लगता है। तो ऑफ किस में है, इस वाले में है, लगा दीजिए आप आंख बंद करके फटाफट टिक। लेकिन वहाँ पर टिक आंख खोल के करिएगा, ठीक है। तो स्टैंड, दे स्टैंड एक्यूज्ड ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है। तो कुछ आप प्रोनाउन भी सॉरी प्रिपोजिशन भी देख लीजिए कि भैया जिनके बाद क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए, कम से कम 100 तो पता ही होना चाहिए आपको, प्रैक्टिस होनी चाहिए उन पे कि किसके बाद क्या आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कॉमिटी। तो कॉमिटी का ऑपोजिट वर्ड पूछा गया, मतलब एंटोनिम से पूछा गया। अब कॉमिटी का मतलब क्या होता है, देखिए कॉमिटी का मतलब होता है शिष्टाचार। तो शिष्टाचार का
क्या हो जाएगा, दुराचार हो जाएगा मतलब, ठीक है। शिष्टाचार तो अच्छा होता है, तो दुराचार उससे बुरा हो जाएगा। तो किसका हो सकता है, देखिए कोर्टसी, तो कोर्टसी का मतलब भी होता है विनम्रा, विनम्रता, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। एक है आपका हॉस्टिलिटी, ठीक, तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। तो बस यही आंसर हमारा मिल गया। बाकी नीचे देख रहे हैं बेनीवोलेंस, तो बेनीवोलेंस का मतलब होता है दयालु, भलाई करना, परोपकार करना। और एमिनिटी का मतलब भी होता है सुख सुविधा। तो यहाँ पर सही आंसर तो हॉस्टिलिटी पहले ही पता चल गया था। Which of the following is meant by the idiom hit the sack? ये भी एक idiom आ गया, देखिए डायरेक्ट। hit the sack का मतलब क्या होता है, hit the sack का मतलब होता है सोने जाना या फिर सोना। तो बस पहला ही आंसर मिल गया टू गो टू बेड। अगर इसका मीनिंग नहीं पता होता तो आंसर ढूंढना काफी मुश्किल होता। अगर आपको पता है कि हिट द सैक का मतलब क्या है तो आप उसमें से ऑप्शन तुरंत टिक कर पाएंगे। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली? तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है? तो इसमें तो देखिए ये है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग आते हैं, ठीक है, वो कैब आता है, और डिफरेंट वर्ड आते हैं थोड़े डिफिकल्ट वाले, जिनमें स्पेलिंग की काफ़ी मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तभी आप सही कर पाएंगे, क्योंकि सब एक जैसे बना देते हैं वो, ठीक है। तो इसमें पहचानना सिर्फ यही है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, ठीक। तो देखिए इसमें बी वाला हमारा हो जाएगा सिलहट, ठीक है, सिलहट हो जाएगा हमारा। तो ये छाया चित्र, छाया चित्र होगा सिलहट। Complete the sentence using the appropriate option. He was prompted the rank of major in recognition of his dash during the battle. तो यहाँ पर क्या होने वाला है इसमें, he was prompted to the rank of major in the recognition of his dash during the battle. तो ये मतलब ये जो बैटल हो रहा था उसी के दौरान कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, कि he was promoted, ठीक है, वो प्रमोटेड किए गए थे, ठीक है, कब, जब वो बैटल चल रही थी। तो आप देखिए इसके मीनिंग आप देख लीजिए नीचे क्या क्या है। टिमिडिटी का मतलब होता है कायरता। अब कायरता होता है टिमिडिटी, टिमिडिटी का मतलब, तो कायरता की वजह से तो किसी को मतलब प्रमोशन दिया नहीं जाएगा। अब दूसरा है विम्पनेस, यहाँ पर भी विम्पनेस से कायरपन होता है, और कावर्डिस ये भी कायरता होता है। ये कायरता के लिए तो किसी को दिया नहीं जा सकता है, ठीक है। एक फर्स्ट वाला देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ, वैलर। तो वैलर जो होता है, वैलर का मतलब होता है वीरता यानी साहस, बहादुर। वैलियंट पीछे हम लोगों ने देखा था ना, वैलियंट, तो वैलियंट मतलब बहादुर था, यहाँ पर वैलर मतलब भी बहादुर है। तो मतलब जो अपनी बहादुरी दिखाया है बैटल में, इसीलिए उसको क्या प्रमोशन मिला है, ठीक है। तो मीनिंग यहाँ पर भी मतलब आना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम इसको वर्ड मीनिंग में ही रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाई द वर्ड डेट्रिटस? तो डेट्रिटस का मीनिंग क्या है, ठीक है, क्या मीनिंग है डेट्रिटस का? तो देखिए डेट्रिटस का मतलब होता है कूड़ा करकट। जहां पर आपको मीनिंग पता चल गया है तुरंत आप ऑप्शन पढ़िए। पहला है अ सम ऑफ मनी दैट समबडी ओव्स, बिल्कुल नहीं हो सकता। सेल्फ हार्म और डैमेज, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर का मतलब तो कूड़ा करकट है। तो वेस्ट मटेरियल, बिल्कुल सही, यही मिल गया, सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल। नीचे वाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, इसका आपको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। तो ये, तो एक्टिव पैसिव देखिए आपको आना चाहिए थोड़ा सा, इसी वाला सही हो जाएगा, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू थिएटर बाय माय फादर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ नैकर्ड? ठीक है, नैकर्ड का मीनिंग क्या है? तो नैकर्ड का जो मीनिंग है वो हमको यहाँ पे बताना है सेंटेंस में। आई एम टू नैकर्ड टू गो आउट दिस इवनिंग, मतलब इस सेंटेंस में यूज किया गया है नैकर्ड, तो इसका मीनिंग हम लोग को बताना है क्या है, ठीक है। तो पहला है ऑप्शन एनर्जेटिक, दूसरा है टायर्ड, तीसरा है हैप्पी, चौथा है एंग्री। देखिए वर्ड तो बड़े आसान दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, काफी डिफिकल्ट नहीं है, काफी आसान है। तो बट नैकड का मीनिंग क्या है, नैकड का भी तो पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो नैकड का मतलब होता है बहुत थक जाना। अब देखिए नीचे वाले इजी तो रखे हैं, लेकिन नैकड है ये थोड़ा सा अजीब है, ये सबको नहीं पता होगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि नैकड मतलब क्या है तो इनमें ढूंढना बहुत आसान है। तो नैकड का मतलब है थक जाना, तो नीचे आपको साफ साफ दिख रहा है टायर्ड मतलब होता है थक जाना, किसका मतलब टायर्ड का, बस। क्योंकि एंग्री तो नाराज होता है, एनर्जेटिक मतलब होता है बहुत ताकतवर, काफी चुस्त फुर्तीला, और हैप्पी का मतलब खुश। तो टायर्ड कौन सा हो गया, थका वाला, तो हो गया सेम सेम। अगला देखते हैं, कंप्लीट द एनालॉगी, विलियम शेक्सपियर, वीनस एंड एडोनिस, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये इन्होंने क्या कर दिया है, कंप्लीट करना है, एनालॉगी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एनालॉगी मतलब ये तो रीजनिंग का भी पार्ट हो जाता है कभी कभी, इस तरह का आपने देखा होगा कि इसका 2 का 4 लिखा गया है तो 6 का क्या लिखा जाएगा। तो वैसे ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वीनस एंड एडोनिस बताया गया है, तो आपको ये बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कि
इनके स्थान पर ये पता होना चाहिए, पोएम है, ये पोएट हैं दोनों के दोनों लोग, तो इनकी पोएम के बारे में पता होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के क्या हो जाएगा, देखिए आपका अ कंप्लेंट, ठीक है बस। तो ये तो ऐसी चीजें आती हैं जो कोई नहीं कह सकता कि कब क्या पूछ लिया जाए, ठीक। एक दो क्वेश्चन देखिए टेढ़े मेढ़े आ ही जाते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा सही वर्ड है, ठीक है। स्पेलिंग फिर से आपको ये स्पेलिंग वाला आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो फेरेनिया, ठीक है, जो इसकी जो फेरेनिया, तो ये वाला डी वाला पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज द राइट स्पेलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। फिर वही आ गया आपका सेकेंड टाइम कि किसमें एरर है, ठीक, कौन से पार्ट में एरर है। आर यू कमिंग और इज यू स्टेइंग एट होम और विल यू गो एंड सी मम। तो ये आपका है, ठीक है। तो इसमें से ये बताना है किस पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, यहां तक तो ठीक है। और इज यू स्टेइंग एट होम, देखिए इज यू स्टेइंग एट होम, तो यहां पर आप देख क्या लिखा हुआ, इज यू, इसके साथ क्या लगाया गया है, यू, और आगे लगा दिया गया है स्टेइंग एट होम, ठीक है। तो इसमें मिस्टेक यहीं पर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ था आर यू कमिंग, और यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, इज यू, तो यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर भी आर हो जाएगा, ठीक है। इज काट के क्या हो जाएगा, आर यूज होगा, क्योंकि सेंटेंस में आर यूज किया गया ना, तो आर से ही ये भी होगा, ठीक है। तो और लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो वर्ब लगेगी यही वो वर्ब यहाँ पर भी लगेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे आर हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। अगले देखते हैं, in the given question find out the which part of the sentence has an error। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, इसमें भी आपको एरर ही फाइंड करनी है। I try to get the surgeon to elicit that she just needed time to get used to the idea। तो ठीक है, तो इसमें आपको फिर से फाइंड करना है कि किस में प्रॉब्लम है। शुरू से पढ़िए ध्यान से, ठीक है। देखिए, I tried to get the surgeon, ट्राई ठीक है, मैंने देखिए अब मैंने कोशिश किया था, ठीक है, क्या, गेट द सर्जन, सर्जन को पाने की, सर्जन के पास जाने की। फिर आगे क्या लिखा हुआ, टू एलिसिट दैट सी जस्ट नीडेड टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रखे हैं, टू एलिसिट, टू एलिसिट दैट सी जस्ट नीडेड टाइम, सी जस्ट नीडेड टाइम के प्लेस पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे उसको चाहिए था कुछ टाइम, ठीक है। सी नीडेड सम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सम टाइम आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे आएगा आपका सम टाइम। अगले देखते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इमैसिएटेड, ठीक है। इमैसिएटेड का सिनोनिम क्या है, तो इमैसिएटेड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ नीचे देखिए आपका लीन, हैगर्ड, एंगर, कॉर्पुलेंट, इनके मीनिंग पता होना चाहिए। तो इमैसिएटेड का मतलब होता है बहुत दुर्बल, छीड़, कमजोर, ठीक है, ये होता है इमैसिएटेड का। और लीन क्या होता है, देखिए लीन का मतलब होता है दुबला पतला कमजोर। तो बस यही आंसर हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि एंगर का मतलब तो क्रोधित होता है, ठीक है। और हैगर्ड मतलब होता है जंगली, और कॉर्पुलेंट मतलब होता है मोटा, ठीक है। जो कॉर्पुलेंट है इसका मीनिंग होता है मोटा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट में करना है तो बहुत आसान है, देखिए, विनय हेयर्स अ स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट। अब इसमें से कौन सा होगा, देखिए पहला वाला देखते हैं, विनय वुड हैव हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज। अब ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्यों, यहाँ पे वुड लगा हुआ है और हमको पास्ट में करना है, पास्ट में वुड आता नहीं, कट हो गया। सेकंड देखिए, विनय वुड हैव, ये भी कट जाएगा क्योंकि पास्ट में तो वुड हैव आता नहीं है, ठीक है ना। उसमें तो अगर वुड हैव तो आता ही, सेकेंड फॉर्म आती है उसमें, ठीक है। सी वाला देखिए, विनय हर्ड, विनय हर्ड हियर होता है, हियर का हर्ड होता है, ठीक है, मिल गया हमको। थर्ड वाला देखेंगे आप तो विनय हैज, अब इसमें हैज लगा हुआ है, हैज भी पास्ट में नहीं आता है, तो सिर्फ यही आता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। अगर आपको पता है सिंपल पास्ट की क्या पहचान होती है, सिंपल पास्ट में आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब जो होता है वो सेकेंड फॉर्म में होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी आगे आते हैं, ठीक है। बस इसकी खास बात होती है कि इसमें जो होती है वर्ब सेकेंड फॉर्म में आती है, इतना आपको ध्यान रखना है बस। चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड या फिर सेंटेंस। फियर ऑफ क्लाउन्स, तो ये तो एक वन वर्ड हो जाता है जिसमें इसका मीनिंग क्या है। फियर ऑफ क्लाउन्स का जो मीनिंग है, फियर ऑफ क्लाउन्स का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, देखिए, तो इसका पहले हमको पता होना चाहिए क्या होता है। फियर ऑफ क्लाउन्स का मतलब जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड जो दिया गया है, ये होता है जोकरों का डर, ठीक है।
अब ये किसके लिए होता है? नीचे तो देखिए क्या लिखा, साइनोफोबिया, गैमोफोबिया, गिरेफोबिया एंड कलरोफोबिया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा सही दिया हुआ देखिए। साइनोफोबिया मतलब होता है जो कुत्तों की प्रति डरते हैं, ठीक है, मतलब जो कुत्तों से डरते हैं। गैमोफोबिया मतलब जो शादी से प्रति डरते हैं, शादी के प्रति डरते हैं मतलब शादी करने से डरते हैं, ठीक है। गेराफोबिया का मतलब जो कीटाणुओं के प्रति डरते हैं। तो अब इसमें जो एक लास्ट वाला बच रहा है देखिए, इसमें क्या लिखा, कोल्रोफोबिया, जो ये होता है वो जोकरों का डर होता है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है फियर ऑफ क्लाउन्स, तो यही वाला हो जाएगा आपका जोकरों से डर वाला, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पर भी आपको फिल करना है। अनु दो इल इक्विप्ड फॉर द प्रोजेक्ट हैड ए डैश ट्राइड हर बेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा सही, आपको फिल करना है। देखिए फॉर आएगा कि नर्वसलेस आएगा, नेवरथलेस आएगा, लास्ट आएगा या फिर इफ आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका नेवरथलेस आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि कौन सा है, फिर वही स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, प्रिजम्पसियस, दूसरा दिया है ब्लैटेंट, और तीसरा दिया हुआ है क्यूमुलेटिव, चौथा दिया हुआ है बेनीवोलेंट। तो यहाँ पे आपको देखिए स्पेलिंग किसकी मिस्टेक है उसमें बस आपको यही बताना है, ठीक है। जो पहला वाला है, ठीक, करेक्ट वाला, प्रिजम्पसियस में देखिए क्या होता है स्पेलिंग, प्रीजम्पसियस, प्रिजम्पसियस। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव में क्या होता है, यहाँ पे देखिए सी के बाद यू होना चाहिए था, क्यूमुलेटिव, ठीक है, नहीं है। पर सिम्पसम्स प्रजम्पसियस मतलब इसमें भी मिस्टेक है यहाँ पे। बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट होता है, एन के बाद भी आता है कुछ। पर आपको ये जो ब्लैटेंट देख रहे हैं ना आप, ये पूरी तरीके से क्या है, ये सही है, ठीक। तो अब यही आपको ढूंढना था कि कौन सा इनमें से सही है। 158 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द एंशियंट फाउंटेन वाज हिडन डैश द ट्रीज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस सेंटेंस में, आप बताइए क्या आ जाएगा। देखिए दिया हुआ था एंशियंट फाउंटेन वाज हिडन डैश द ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज हैं वहाँ पर कुछ छुपा हुआ होता है। यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, फॉलो पीछा करना होता है, फॉर्म मतलब किसी चीज़ को बनाना होता है। एमंग आ जाएगा कि बहुत सारी चीज़ों के बीच में कुछ है, तो वहाँ पर एमंग यूज होता है। चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखिए मिस्टर माथुर सेड आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मिस्टर माथुर सेड दैट ही वांटिंग टू मीट माय पेरेंट्स, ये नहीं हो पाएगा, ठीक। आगे देखिए मिस्टर माथुर सेड टू हैड वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स, ये भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे किस हिसाब से होना चाहिए, देखिए यहाँ पे जो पहले तो हमारा सेंटेंस जो दिया हुआ है किसमें, सेड आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, जिसमें दिया हुआ है आपका, ठीक है। अब इसमें चेंज करते हैं, क्या क्या रूल होते हैं इसके, ये आपको रूल पता होने चाहिए। डी वाला देखिए इसका सही आंसर है, मिस्टर माथुर सेड दैट ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स, ठीक, ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स यहाँ पे हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर है। Fill in the blank with the correct option, that White House over there dash belong to my family। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, यूज टू, यूज टू इसका सही आंसर हो जाएगा। Fill in the blank with the correct option, there are dash bird in the countryside now than there were 30 years ago। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फीवर, फीवर हो जाएगा, ठीक है, फ्यूअर इसका सही आंसर हो जाएगा। Fill in the blank with the correct option, the cold weather has really dash her health। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है और फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है, चारों की मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अफेक्टेड इसका आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब या फिर एडियम। तो यहाँ पे देखिए जंप ऑन द बैंड वैगन, तो इसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं पता लगा पाएंगे। तो जैसा देश वैसा भेष इसका मीनिंग होता है, जंप ऑन द बैंड वैगन का मीनिंग होता है जैसा देश वैसा भेष। तो अब देखिए आप ऑप्शन देखिए, टू गेट आउट ऑफ डिफिकल्टी, ये नहीं हो सकता। टू जज बाई अपियरेंस, ये भी नहीं हो सकता। टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड, देखिए जैसा देश वैसा भेष, तो आपको ट्रेंड से नहीं लग रहा है कि जब आप जाते होंगे ट्रेंड मार्केट में, रिलायंस ट्रेंड, तो क्या होता है वहाँ पे कपड़े मिलते हैं, तो कपड़े पहन के क्या होता है आदमी अपना वेशभूषा चेंज करता है। तो यहाँ पर देखिए टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड, मतलब आप यहाँ पर पॉपुलर ट्रेंड को क्या कर लिए, टू ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लीजिए, तो अपना वेशभूषा चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा हमारा सी वाला, ठीक है।
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। यहाँ पर फिर से आ गया, ये देखिए चौथा वर्ड है ऐसा जिसमें हम लोग स्पेलिंग फाइंड कर रहे हैं गलत वाली। अभी तक एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया है, एक एक्टिव पैसिव आया है, ठीक है। तो मतलब आपको एक्टिव पैसिव के और इनडायरेक्ट डायरेक्ट के बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, आपको बस हल्का हल्का मतलब उसके रूल पता होने चाहिए, ठीक है। और टेंस के रूल पता होने चाहिए। एक सेंटेंस आया था पास्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है। देखिए मेरा मतलब आपको सिर्फ ये बताना है कि 50 नंबर की इंग्लिश आ रही है, तो 50 नंबर की इंग्लिश में आप क्या करें कि आपके 45 प्लस नंबर आए, ठीक है। कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी है और कहाँ पर नहीं। इंग्लिश का स्कोप तो बहुत बड़ा है, ठीक है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर पेपर देखकर ही ये चीज़ बताई जा सकती है। कोई भी नहीं बता सकता ऐसा कि कैसा पेपर आने वाला है या क्या क्या पढ़ना चाहिए, जब तक कि वो प्रीवियस ईयर नहीं देखेगा, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर पर आपको लेकर आया हूँ, तो यहाँ से आपको ऐसा तो है नहीं कि हम कोशिश कर रहे हैं या कोई और कोशिश कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है ना। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, ये पूरा एग्जाम का पेपर ही है। अब जो पेपर में आप देख रहे हैं कैसा पूछा गया है, तो उसी से तो आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी चौथा क्वेश्चन है ये करेक्ट स्पेलिंग वाला, ठीक है। मेरा मतलब सिर्फ आपको यही बताना है किस पार्ट से कितने आ रहे हैं, ठीक है। अगर बताते समय कोई चीज़ कोई वर्ड ऐसा हो जो मैं सही से ना बोल पाऊँ, तो आप ये मत समझिएगा अरे सर को बोलने नहीं आ रहा। अरे भाई ये इंग्लिश के नए नए वर्ड्स हैं, मेरे सामने भी कुछ नए नए वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो भले ही उसको हम बोले थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। मेरा मतलब है कि आपको मैं एक अच्छी राय दूं जिसके तहत आप अच्छे से अच्छे अपने मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है, वो भी कम टाइम में। एग्ज़ाम तो दिसंबर में होने वाला है, समय बहुत कम बचा है, तो एक ऐसी रणनीति बनाइए कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर पाएँ, ठीक है। चलिए पूरा कवर करा देते हैं, फिर आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिसके थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, फिर वही चार दिए हुए हैं साफ साफ और सब एक जैसे लग रहे होंगे आपको, सही है तो इसमें सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। आप इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। किस वाले पार्ट में कमी है, ठीक है, आपको ये बताना है मिस्टेक किस में है, एरर किस में है। यू कैन ड्रिंक चॉकलेट मिल्क ईदर हॉट इन द विंटर और कोल्ड इन द समर। अब देखिए यहाँ पे हॉट दिया हुआ है, हॉट देख रहे हैं आप, यहाँ पर स्पेलिंग, यहाँ पर चार तो ऊपर स्पेलिंग वाले पूछ चुके हैं, ये भी आपका स्पेलिंग वाले से ही आ गया। आपने कभी पढ़ा है हॉटे क्या होता है, हॉट HAUTE हॉट होता है, ठीक है। तो हॉट के स्थान पर क्या हो जाएगा, हॉट, ठीक है, हॉट नहीं होता है, हॉट हो जाएगा बस, HOT। कितनी सिंपल सी, आपको पहले ही पता होगा हॉट मतलब गर्म होता है, लेकिन अब यही नया वर्ड आप देखते हैं कि व्हाइट क्या होता है सर, व्हाइट क्या होता है, तो ये व्हाइट नहीं हॉट होता है, ठीक है। तो ये बस थर्ड वाले पार्ट में आपकी मिस्टेक हो जाएगी, ये कट जाएगा, ठीक है। Fill in the blank with the appropriate option. They say that the new baby is dash every 5 minute. क्या होते हैं, हर एक 5 मिनट में एक नया बेबी क्या हो रहा होता है भाई, जन्म हो रहा होता है उसका। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप, बॉर्न BORN वाला या बॉर्न E वाला या बोर वाला या बॉर्न वाला। देखिए इतने सारे हैं, अब इनमें से आपको ये पता होना चाहिए। जब आप स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, तो ये सब वहीं से लिए गए हैं कि कौन सा किस में यूज़ होने वाला है। तो ये छोटी छोटी मीनिंग्स हैं जो आपके यहाँ पे आ गई। देखिए स्टार्टिंग में जो बॉर्न होता है बेबी, तो उसको बोलते हैं जन्म होना। बोर मतलब होता है किसी चीज़ को भेदना या छेद करना किसी चीज़ में। और BOUR बॉर्न, आप जानते हैं बॉर्न वीटा जिस वाला, जो बॉर्न वीटा वाला बॉर्न है उसका मतलब होता है कोई एंड, किसी चीज़ का एंड, ठीक है, ये होता है। और जो BORN बॉर्न होता है उसका मतलब होता है जन्म होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेबी, जन्म हो रहा है ना बेबी इसका, तो ये बॉर्न हो जाएगा। चूज फ्रॉम द ऑप्शन दैट करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो एक्सपीडियंसी, इसका मीनिंग क्या होता है, तो पहले तो एक्सपीडियंसी का मीनिंग पता होना चाहिए, तब नीचे वाले आप देखेंगे। नीचे देखिए एक्सपेंस लिखा हुआ है, कन्वीनियंस लिखा हुआ है, डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, एल्ट्रुइज्म लिखा हुआ है। तो नीचे वाले मीनिंग तो काफ़ी आसान है, लेकिन अगर आपको एक्सपीडियंसी का मतलब पता है आप तभी आंसर बता पाएंगे। तो एक्सपीडियंसी का मतलब देखिए एक्सपेंड से नहीं होता है कुछ खर्चा करना, खर्चीला एक्सपेंड, तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्सपीडियंसी मतलब मुनाफा, सुविधा, ठीक है, मुनाफा करना या फिर सुविधा करना, एक्सपीडियंसी का मतलब होता है। तो यहाँ पे एक कन्वीनियंस क्या होता है, कन्वीनियंस मतलब होता है काफ़ी चीज़ों को आसान करना, आपके लिए काफ़ी सही है, ये सहायक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कन्वीनियंस। एक्सपेंस तो हो नहीं सकता, डिसएडवांटेज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और एल्ट्रुइस्ट परोपकारिता होता है तो उसका तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चूज फ्रॉम द ऑप्शन
द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए फिर एक एंटोनिम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एंटोनिम जो आ गया है, आप देख रहे हैं डीम्योर। तो डीम्योर का मीनिंग क्या होता है? संकोची, संकोच करने वाला, या फिर सौम्य, ठीक है। तो सौम्य से संकोची ये होता है इसका मतलब कोमल दिल वाला, हृदय वाला, तो उसको बोलते हैं डिम्योर। अब इसका एंटोनिम्स पूछा गया है। अगर सिनोनिम्स पूछा जाता तो हम हम्बल लगा देते हैं, लेकिन क्या पूछा गया? एंटोनिम्स, मतलब इसका सौम्य दिल वाले का होता है क्रूर दिल वाला हो जाएगा, थोड़ा गुस्सैल हो जाएगा। तो क्या होगा? देखिए हम्बल नहीं हो सकता, शायद तो शर्मीला होता है। एरोगेंट और क्वाइब, क्वाय का मीनिंग आपको नहीं पता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर क्वाय का आपको पता चल जाएगा कि विनीत होता है, इसका मतलब भी होता है सॉफ्ट हार्टेड, ठीक। तो इसका मतलब एरोगेंट इज द राइट आंसर, क्योंकि एरोगेंट का मतलब कुछ कहीं कहीं घमंडी होता है, कहीं कहीं गुस्से वाला होता है। तो आपका क्या होता है? डिम्योर का हो जाएगा एरोगेंट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द सेल्समैन वॉज डैश ट्रेवलिंग अप एंड डाउन द कंट्री। तो यहाँ पे देखिए फिल करना है इसमें। तो यहाँ पर ये वर्ब से यूज हो रहा है, ठीक है। क्या यूज होगा? यूज टू। द सेल्समैन वॉज यूज टू। नॉर्मली यूज टू ही यूज होता है, ठीक है। जब भी आप देखेंगे नॉर्मली यूज टू ही यूज होता है, ठीक है। तो आप जब भी देखें ऑप्शन में ऐसा आ रहा है तो ज़्यादातर चांसेस यूज टू के ही होंगे हमेशा, यूजेड या यूज वगैरह नहीं होगा। और गॉट यूज भी टू कहीं कहीं पर होता है, बहुत कम, लेकिन मोस्टली यूज टू ही होगा। तो आप हमेशा इसी को टिक करेंगे। चूज द करेक्ट स्पेल्टी वर्ड। देखिए यहाँ पर भी स्पेल्ट वर्ड पूछा गया, फिर से स्पेलिंग आपसे पूछी गई, ये आपका, ठीक है। पांचवा वर्ड आ गया है, फिर से स्पेलिंग वाला। देखिए पांचवा वर्ड है, 5 नंबर आपके एग्जाम में सिर्फ स्पेलिंग करेक्शन से आएंगे। मतलब ये भी वर्ड मीनिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है? जब अलग अलग आते हैं तब तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब एक ही लिखा रहता है उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करते हैं, कहीं ए का चेंज है, कहीं आई का चेंज है, तब बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता तो फिर यहाँ पर गलत होने के बहुत चांसेस हैं। देखिए इसका सही वाला है पहला वाला ही, प्यूरिटैनिकल। प्यूरिटैनिकल ही पहला वाला सही है, और इसका मीनिंग होता है कड़ा, सख्त, नैतिकवादी, ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोरव इडियम्स। हिट द नेल ऑन द हेड। यहाँ पर भी यही केस होता है कि अगर आपको हिट द नेल ऑन द हेड का थोड़ा सा भी मीनिंग पता है तो ऑप्शन आप तुरंत फटाफट फाइंड कर लेंगे। देखिए इसका मीनिंग होता है बहुत सटीकता से, ठीक है। बहुत सटीकता से, हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग होता है बहुत सटीकता से। अब देखिए गो टू बेड बैड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, यस, ये हो सकता है। आप कुछ करिए या फिर कुछ कहिए, बिल्कुल सही कहिए, मतलब सटीकता से कहिए, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है मैंने देखा नहीं, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक, लास्ट वाला, नीचे वाला देखिए यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे क्या है? दिस इक्विप्ड विद द सेफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ये जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर सी हो जाएगा, डुप्लीकेट। क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। फिर से एरर पूछा जा रहा है। ईच ऑफ दीज 3 रोड्स लीड टू रेलवे स्टेशन, और लास्ट में इसमें नो एरर वाला भी आया है। मतलब अभी तक सिर्फ 4 पार्ट आ रहे थे ऐसे जिसमें नो एरर वाला नहीं था। इसमें आपसे कहा जा रहा है अगर कोई एरर ना हो तो आप नो एरर वाला भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला वाला है ईच ऑफ दीज, सेकेंड है 3 रोड्स लीड। 3 रोड्स लीड लिखा हुआ है ना, आप देखिए लीड के स्थान पर लीड्स हो जाएगा, बस यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ईच लगा हुआ है ना। तो ईच के साथ क्या होता है? ये तो सिंगुलर होता है हमारा, तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर आएगी, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड टू चूज नो इम्प्रूवमेंट। I ending her office at 4 o'clock yesterday आफ्टरनून। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? आप देखिए क्या कुछ चेंज करने वाला है? वर कॉलिंग, यहाँ पे जो वर कॉलिंग है, कॉल है, कॉल्ड है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा? तो पूरे में आप देख रहे हैं थर्ड वाला जो है ना, कॉलिंग, ठीक है। थर्ड वाला क्या है? कॉलिंग। तो कॉलिंग के स्थान पर क्या? कॉल्ड आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कॉल्ड हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, कॉल्ड। सी इज द राइट आंसर। लास्ट में देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अ डीजल कार इज यूजुअली मोर देन अ पेट्रोल वन। तो मतलब यहाँ पर डीजल कार की पेट्रोल कार से क्या कर दी? कंपेरिजन की गई है। तो किस तरीके से कंपेयर की जाती है भाई? या तो पेट्रोल से की जाती है या तो पैसे से की जा सकती है, ठीक है। तो या तो पैसे से की जाएगी या तो इससे, तो इकोनॉमिकल कंडीशन से की गई है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमी से हो जाएगा इसका। देखिए सही आंसर हो गया इकोनॉमिकल कंडीशन, सही बताया मैंने आपको। अगला देखते हैं।
Identify part of speech underlined in the following sentence. You can check in the online. You have do it at least 4 hours before you flight. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सही बताना। आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है, जहाँ पर बिफोर आपको लिखा हुआ है, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, हावर्स बिफोर योर फ्लाइट। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है हमको क्या स्पीच आएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कौन सी आएगी, प्रीपोजिशन आएगा, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, या फिर नाउन आएगा, ठीक है। देखिए, तो ये बिफोर जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, बिफोर एक प्रीपोजिशन है, नाउन तो होता नहीं है। बिफोर तो मतलब क्या होता है, आफ्टर बिफोर प्रीपोजिशन होते हैं। बस टिक कर दीजिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट टेंस फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ, दे स्टे। तो स्टे के पहले, मतलब ये बिल्कुल छोटे बच्चों वाला आ गया, देखिए कि क्लास में लिखा रहता है स्टे लिखा हुआ है, और इसके पहले क्या लगेगा, पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद ही हम लोग लगा पाएंगे। दे डैश स्टे इन द होटल नेक्स्ट 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट 2 आवर्स मतलब वो नेक्स्ट 2 आवर्स तक मतलब रुकेंगे, यहाँ पे कौन, स्टे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, दे लिखा हुआ है, दे के साथ देखिए क्या होता है, हैव होता है कि नहीं होता है, वॉज होता है कि नहीं होता है, वर होता है कि नहीं होता, हैड होता है कि नहीं होता। तो दे के साथ क्या होता है बताइए, दे के साथ वर लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, देवर लगेगा, ये स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। तो दे वर स्टेइंग इन द होटल नेक्स्ट 2 आवर्स। तो ये आपका सी सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए थर्ड वाला, देखिए लास्ट वाला, एक मिनट, एक क्वेश्चन रह गया है। चूज द अप्रोप्रिएट एक्टिव पैसिव। यहाँ पर देखिए फिर से एक एक्टिव पैसिव, सेकंड एक्टिव पैसिव आया है, ठीक है। देखिए द बुक बेकिंग डिलाइट वाज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस, ठीक है। तो द बुक को पब्लिश किसके थ्रू किया जाएगा, तो देखिए पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिश द बुक बैंकिंग डिलाइट्स, ठीक। तो आपका जो डी वाला है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। Choose the option that the best express the meaning to the given idiomatic expression। मतलब आपको इसमें idioms बताना है, क्या होगा, to kill the fatted cough, इसका जो मीनिंग क्या होगा पहले पता होना चाहिए। तो इसका जो मीनिंग होता है धूमधाम से स्वागत करना। आप देखिए टू किल, यहाँ पे बात कर रहे हैं किल करने को, यहाँ कह रहे हैं धूमधाम से स्वागत करना, इसका मीनिंग होता है। तो किस में धूमधाम से स्वागत करना होता है, किल द फैटेड कॉफ का मीनिंग। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, टू मर्डर समबडी, हो ही नहीं सकता। टू डिफीट अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, हो ही नहीं सकता। टू सेलिब्रेट, यस, धूमधाम से स्वागत करना किस में होगा, सेलिब्रेट में होगा। तो ये आपका सही हो गया। अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट फॉर्म्स अ मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस क्या है देखिए, एंड वी डिसाइडेड प्लेइंग अप, स्टार्टिंग देखिए एंड से, एंड वी डिसाइडेड प्लेइंग अप अनन्या केम ओवर बिकॉज हर्स वॉज टू यूज माई कार, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं। एंड वी डिसाइडेड, उसके बाद लिखा क्या, लिखा प्लेइंग अप, ठीक, प्लेइंग अप लिखा हुआ आप देख रहे हैं। तो प्लेइंग अप यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। प्लेइंग अप एक जी जंबल वर्ड्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, कैसी जंबल वर्ड्स होते हैं हमारे, तो ये उस टाइप का प्रॉब्लम है। ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट वाला सेंटेंस है, ठीक है। इसमें केस नॉर्मल हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है टेंस वाला, ये वो वाला टेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे टेंस हो जाते हैं जो कभी कभी नॉर्मल नहीं होते हैं, थोड़े नॉर्मल से दूसरी तरीके से आते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई ये देखिए पूरा टेढ़ा मेढ़ा सेंटेंस दे रखे हैं। अब इसको सही लगाना है, सही लगाने का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस में लगाना है। तो स्टार्टिंग तो अनन्या सही होगी, इस सेंटेंस को हमको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो टेढ़े मेढ़े दिए होते हैं और हमको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो स्टार्टिंग क्या करूँगा, अनन्या केम ओवर, पहला हो जाएगा अनन्या केम ओवर। एंड वी डिसाइडेड, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। टू यूज़ माई कार, टू यूज़ माई कार कहाँ पे, नीचे वाला है, फिफ्थ वाला हो जाएगा, टू यूज़ माई कार बिकॉज हर्स प्लेइंग अप, ठीक है। तो हर बिकॉज हर्स प्लेइंग अप सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक। तो मतलब इसमें से आप देख रहे हैं बी वाला जो पार्ट है ये सही हो जाएगा। सीक्वेंस को पूरा सेट कर लीजिए, उसके बाद आप इनमें से देखिए कौन सा आपका सही आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट ओपीसी। अच्छा ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। देखिए अब हमारे टोटल 180 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमने 30 से स्टार्ट किया था और ये हमारे कितने हो गए, 50 हो गए हैं, ठीक। तो 30 से स्टार्ट करिए, 50 क्वेश्चन पूरे हमने डिस्कस कर लिए हैं। देखिए मेनली हमको डिस्कस करने का मीनिंग ये था हमारा कि आपको ये बता पाए कि किस चैप्टर से, ठीक है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मोस्टली आपने यही देखा होगा कि कम से कम हमारे कितने चार चार हमारे कितने मिल गए, एंटोनिम्स मिल गए हैं, ठीक है, 4 एंटोनिम्स मिल गए हैं। 6 तो सिनोनिम्स साफ साफ मिल गए थे, ठीक है। बाकी आपके कितने मिल गए हैं, 5 मिल गए हैं आपके
स्पेलिंग करेक्शन वाले हैं, ठीक है। तो देखिए 6 4 10 और 5 15, 15 नंबर में तो आपको साफ साफ पूछा गया है ये, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे इतना होने के बाद, ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स और आपके ये जो स्पेलिंग करेक्शन वाले, तो ये हो गए आपके 15 हो गए, ठीक है, 15 ये हो गए। साथ में आपने देखा है कि 4 से 5 जो आपके आ गए हैं क्या, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गए हैं। तो आपके 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गए, चलिए 4 आए हैं, 5 नहीं 4 आए हैं, 4 इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गए हैं, तो आपके 19 नंबर यहीं पे हो गए हैं, ठीक। फिर एक क्वेश्चन नॉर्मल सा आया था आपके प्रीपोजिशन से, ठीक है, एक प्रीपोजिशन पूछी गई थी आपसे नॉर्मल, फिर एक आपसे पूछा गया था प्रीपोजिशन में आफ्टर बिफोर वाला, मतलब 2 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन से पूछे गए हैं, ठीक है। और फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, सॉरी, वो एक्टिव एंड पैसिव से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 4 क्वेश्चन ये हो गए। मतलब आपको इनमें बहुत डीप ध्यान नहीं देना है, बहुत डीप नॉलेज नहीं लेनी है, ठीक है, बस आपको रूल्स थोड़े पढ़ने हैं। टेंसेस जो टेंस होते हैं, टेंस से क्वेश्चन आपके सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन आए, ठीक है, टेंस से। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका वोकैब वाला पार्ट है। बाकी जो फिल इन द ब्लैंक वाले पार्ट आए ना, उनमें क्या हुआ कि सिर्फ वर्ड मीनिंग वाला ही वहाँ पर भी खेला था, वहाँ पर भी रोल किसका था, वर्ड मीनिंग का। तो वर्ड मीनिंग यहाँ पर भी जो आपके 5 6 नंबर आए हैं लास्ट में, वो भी वर्ड मीनिंग वाले ही आए हैं जो फिल इन द ब्लैंक में आए। फिल इन द ब्लैंक कुछ और नहीं था, ठीक है, उसमें कुछ टेंस वाले थे। तो कहने का मतलब ये है कि 5 देखिए आप इधर हो गए, 6 4 10 5 15, और 15 ये 4 19, 19 5 24, और 24 4 28, और 28 और 6 कितना हो गया 32। तो 32 नंबर तो देखिए आपके ऐसे ही हो गए, सिर्फ ऊपर ऊपर। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, रोज़ अगर आप 45 मिनट या 1 घंटा भी इसमें देते हैं तो इनफ है, अभी भी आपके पास अच्छा टाइम है। बस कहाँ पर पढ़ना है वो देखना है आपको, ठीक है। डेली आप वोकैब के जो पार्ट है 50, तो आपको वोकैब डेली रीडिंग करनी ही करनी है, ठीक है। वोकैब का ऐसा पार्ट है जो आपको डेली पढ़ना है, इतना ओके, इतना वोकैब पढ़ना है। सेम ऐसे हिंदी में आपको पढ़ना है, जैसे पर्यायवाची होते हैं, सेम आपको वहाँ भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें एक दिन में आप 1000 पढ़ लीजिए तब भी आपको याद नहीं होगा, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। तो आप डेली अगर पढ़ेंगे 50-50, तो आई थिंक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपके नंबर जो हैं 40 के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं तो बहुत अच्छे। आर का जो एग्ज़ाम होता है बहुत अच्छी पोजीशन का एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी पोस्ट है इसमें, एक अधिकारी होता है। लेकिन जो इसमें इंग्लिश पूछी गई है वो बहुत डीप नहीं पूछी गई अभी, जैसे बैंकिंग या फिर एसएससी में जो इंग्लिश आती है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। तो जो बच्चे भरे होंगे फॉर्म, जो एसएससी की तैयारी की हैं, बैंकिंग तैयारी की हैं, तो उनकी इंग्लिश तो मतलब बहुत अच्छी होगी, उनको तो लगेगा अरे यार ये तो बहुत ईजी पेपर है। तो अगर आप बैंकिंग की नहीं की है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एक तरीका है, आप सीक्वेंस बनाइए। एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें इन सब के जो भी वोकैब आए हुए हैं उन सबको एक पेज में लिख दिया है, और पेज में लिख दिया है, फिर आपको उससे और अच्छा आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो है, अभी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे आज शाम को ही, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अंदर से मनोबल मिलेगा क्लास, ठीक है। मेरा मतलब सिर्फ आपको यही उद्देश्य है कि आपको अंदर से मोटिवेट करना, और आप जान जाएं कि क्या पढ़ें, इतने कम टाइम में हम क्या पढ़ें कि हमारे अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएं बस। तो इंग्लिश में काफ़ी वीडियो नहीं मिल रहे थे, अभी मैंने देखा कुछ भी मतलब कुछ खास कंटेंट मिल नहीं रहा था, तो लोग काफ़ी परेशान हैं कि भाई कैसे क्या करें। तो आप कुछ मत परेशान हो इधर उधर। आप एक प्रीवियस ईयर के पेपर में जो वर्ड है पहले उनको लर्न कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप मार्केट में देखेंगे घटना चक्र के जो वो आते हैं, वो कैब की एक वो आती है, ठीक है, बुक आती है पतली सी। वो नहीं आती है तो आप एसएससी वगैरह में जो है एग्जाम्स में, सिर्फ एसएससी के बैंकिंग में तो उठाएगा, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनमें जो वर्ड मीनिंग है आप उनको पहले लर्न कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सटीक वर्ड उठाते हैं ये लोग, ठीक है, छोटे मोटे वर्ड नहीं उठाते हैं, जो बहुत फेमस होते हैं उन्हीं को उठाते हैं, ठीक। तो अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।